डॉक्टर नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। कोई भी हिंदी से संबंधित नाटकों के बारे में जो जानना चाहते हैं और खासकर जब भी आज का जो दौर है स्त्री विमर्श का दौर है और स्त्री समस्याएं, स्त्री से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न साहित्यिक कृतियों में किस किस प्रकार चित्रित किया है और इसके बारे में जानना चाहने वालों के लिए आज मैं एक आधुनिक युग के डॉक्टर रमेश बख्शी कृत देवयानी का कहना है में चित्रित नारी के विभिन्न पार्श्व से संबंधित, खासकर आधुनिक नारी से संबंधित विचारों के लिए उपयुक्त नाटक है ये रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है। इस नाटक से संबंधित आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य ये है कि आधुनिक हिंदी नाटकों में नारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रण किस प्रकार किया है, इसका एक पहलू है नारी चेतना से संबंधित। इस नारी चेतना के जो दौर का जो शुरुआती युग के अनुपम नाटकों में एक नाटक है देवयानी का कहना है। अब हम इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। रमेश बख्शी के नाटकों की रंग क्षमता उन स्थितियों पर निर्भर करती है जिसमें वे पात्र को खड़ा करते हैं। वस्तुतः नाट्य स्थितियों, पात्र और उनकी नाट्य कला का परिचय देते हैं। रमेश बख्शी रंगमंच के सबसे बड़े समर्थक थे। वस्तुतः रंगमंच के 7 रूप विधान नाटककार का अपना होता है तथा कोई भी नाटककार रंग दृष्टि के अभाव में रचना नहीं कर सकता। वे अपने नाटकों के रंग तत्वों को नाट्य स्थितियों, पात्रों के द्वंद्व, उसकी भंगिमाओं और बदलती आकृतियों और संवादों के अनुरूप डालने में कुशल हैं। रमेश बख्शी ने रंग संकेत भी उसी सर्जक कलाकार की कलात्मक भावना से लिखे हैं। जिस कुशलता से उन्होंने नाटकों के संवाद रचे हैं, रमेश बख्शी के नाटकों के संवाद में शब्दातीत अर्थ ग्रहण करने की अपूर्व क्षमता लक्षित होती है। रमेश बख्शी ने अभिनय के वेदों के संयोजन समन्वय के द्वारा अपने नाटकों को मंची स्तर पर सफल बनाया है। जीवंत रंगमंच को आधुनिक नाटककारों ने नाटकीय क्रियाकलाप का अनिवार्य अंग माना है। यदि कोई नाटककार नाटक के रचना शिल्प में नवीन प्रयोग करना चाहता है तो उसे अपने कल्पना दृश्यों को क्रियात्मक रंगमंच के स्थूल बिंबों के रूप में डालकर देखना होगा। इस लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त उसे व्यावहारिक रंगमंच पर क्रियात्मक सहयोग अपनी सृजनशीलता का अंग बनाना होगा। इस विषय पर आधुनिक हिंदी नाटक के मसीहा मोहन राकेश का यह कथन अत्यंत सार्थक मानता हूँ मैं। यथा if a playwright wants to try out new dramatic structures not experimented with before, he has to see the visions of his imagination cast into solid images of theatre before he can finally accept or reject them. This end is impossible to achieve without his active participation in practical theatre as a part of his क्रिएटिव रूटीन। रमेश बख्शी के नाटक अभिनय की पृष्ठी भूमि पर लिखे गए हैं और उनके कई सफल मंची प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। हिंदी के साठोत्तरी हिंदी नाटकों में देवयानी का कहना है विशिष्ट महत्व का अधिकारी है। कथावस्तु की दृष्टि से देखें तो देवयानी का कहना है अभिनय के अनुकूल है, क्योंकि उसमें कहीं कोई भी जटिलता और उलझाव नहीं है। वह जिस सादगी और प्रभाविष्णुता से प्रारंभ होती है उसी सहजता और विश्वसनीयता से समाप्त भी हो जाती है। यूं भी
नाटक की कथा में रोमानी तरलता होने के कारण वो सामान्य से सामान्य और विशिष्ट से विशिष्ट दर्शक के अनुकूल है। संपूर्ण कथा का आयाम 3 अंकों में सिमटा हुआ है। पात्रों की दृष्टि से देखें तो इस नाटक में पात्रों की अनावश्यक भीड़ दृष्टिगोचर नहीं होती। जो भी पात्र हैं वे किसी न किसी बिंदु से नाटक के मूल उद्देश्य से संपृक्त हैं। पटोडिया, सुरेश कपूर, राजाराम, शकुंतला, रेखा, स्वामीनाथन, डैडी ऐसे पात्र हैं जो नाटक की गंभीर भूमिका में अंग भी प्रस्तुत करते हैं। इन पात्रों का वार्तालाप ना तो नाटक की मूल संवेदना से जुड़ा है और ना ही मंचीय प्रदर्शन के दौरान ऐसे पात्रों की आवश्यकता दर्शकों को ही अनुभव होती है। नाटककार रमेश बख्शी के इस विवेच्य नाटक की अविवाहित नायिका एवं नायक क्रमशः देवयानी एवं साधन एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इसका मूल कारण होटल को किराए देने से बचना था, किंतु दोनों ही जानते हैं कि समाज कभी भी किसी अविवाहित स्त्री एवं पुरुष के साथ रहने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वे दोनों ही झूठ का सहारा लेते हैं। वे घर किराए पर लेते समय घर मालकिन तिवारिन जी को बताते हैं कि वे दोनों पति पत्नी हैं। वे बहुत ही सावधान एवं सतर्क रहते हैं। इसी संबंध में देवयानी साधन से कहती है, सावधान है तो केवल सावधानी के लिए ही तो यह हमने अनाउंस किया है कि हमने शादी कर ली है। दोनों पहले दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन देवयानी पत्नी का मुखौटा उतार वेश्या का मुखौटा धारण करती है। वो घर को 2 भागों में पार्टीशन कर देती हैं। देवयानी इस संबंध में साधन से कहती हैं, वह साधन बनर्जी का कमरा है और यह देवयानी गुप्त का और मेरे कमरे में आने से पहले आवाज़ दिया करो। वह स्वयं के अस्तित्व को बनाने के लिए अंत तक प्रयासरत है। वह साधन के साथ रहने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखने से सक्षम है। इस संबंध में वह ईरा से कहता है, लेकिन मैं बनर्जी ना हो पाई, अब भी देवयानी गुप्त हूँ। रेखा स्वामीनाथन जो एक रिपोर्टर हैं, अपने इवनिंग डेली के लिए देवयानी का इंटरव्यू लेना चाहती है। उसे साधन से इस बात का पता चलता है। वह देवयानी को इसकी जानकारी देते हुए कहती है कि मुझे मिस्टर साधन ने बतलाया था कि आप दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है। यह समाचार जानकर खुश हुई। अब तक अपने देश में कुल्लम कुल्ला बगैर विवाह के साथ रहना ना संभव रहा, ना मुनासिब, ना किसी की हिम्मत ही हुई इस तरह के कदम उठाने की। देवयानी अन्य बहनों को दिए हुए संदेश में कहती है, 1 एप्पल इज़ नॉट एनफ फॉर द होल ऑफ द लाइफ, टेस्ट मोर। वह साधन से अपने साथ सोने के लिए 50 रुपये मांगती है। मेरे साथ सोने के 50 रुपये देने होंगे। साधन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे कहता है, बस चुप करो, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कोई पति यह कल्पना भी कर सकता है कि उसकी पत्नी तवाइफ लगे? तो वह भी उसका जवाब देते हुए कहती है, यही सब कल भी कहा था तुमने। कल मैं केवल पत्नी थी, तुम उसे स्वीकार नहीं कर सके। आज मैं पास हूँ तो तुम्हारे संस्कार जाग उठे हैं। कल तक हम सब होटल में मिलते थे, मैं तुम्हारी रखैल थी, कीप, और वहीं भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तीसरा दिन विवाह के उपलक्ष्य में रखे गए पार्टी के लिए तैयारी की जाती है। देवयानी खरीदारी करके घर लौटती है। वह साधन से बताती है कि 1 मिनट को मैंने कल्पना की मैं गर्भवती हूँ। साधन इसे एक सुखद कल्पना मानता है। तो देवयानी साधन से कहती हैं, माँ बनने को तुम लोग नारी की पूर्णता कहते हो ना, वह शायद इसलिए कि उससे वो पूरी तरह फंस सकती हैं,
फिर कोई रास्ता नहीं रहता। पार्टी शुरू होने से पहले दोनों ही निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं। साधन अपना निर्णय सुनाने से हिचकिचाता है तो देवयानी उससे इस संबंध में कहती है, तुम कहने से घबरा रहे हो क्या? यह कहना चाहते हो कि अगर हम तमीज के साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाएं। साधन देवयानी से कहता है कि क्या तुम समझती हो कि लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा लोगे और फिर से मिस देवयानी गुप्त बन जाओगी? तो वह भी साफ साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहती है, मैं कपड़े नहीं धुलवाऊंगी साधन, लेकिन गंद कपड़ों को बदल देने में किस तरह की बाउकता नहीं दिखाऊंगी। देवयानी साधन को अकेला छोड़ चली जाती है। निमंत्रित लोग एक एक कर आने लगते हैं। साधन से वे देवयानी के बारे में पूछते हैं। साधन असमंजस की स्थिति में फंस जाता है कि मैं क्या जवाब दूं। तभी देवयानी वापस आती है। साधन देवयानी से पूछता है कि क्या मैं विश्वास कर लूं कि तुम वापस आ गई हो? तो देवयानी कहती है कि ना ही करो तो बेहतर। नाटक के अंत में साधन देवयानी पूछता है कि एक साथ रहना शुरू करके इस तरह घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहती है कि हम इस सवाल का उत्तर देने के लिए फिर से 3 दिन जीना पड़ेगा और उसके लिए मेरा मन नहीं, क्योंकि अलग अलग हर आदमी उसी अनुभव को दोहराता है। यह नाटक 30 साल तक चलता रह सकता है और हो सकता है अंत यही हो। नाटककार ने देवयानी के विलोम पात्र के रूप में तिवारिंजी के चरित्र का निर्माण किया है। रेखा आधुनिक होकर भी अपने माता पिता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। आज के आधुनिक नारी में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। वह पुरुष के ही भांति आत्मविश्वासी बनती जा रही है। पुरुष का विश्वास भले ही डगमगा जाए, किंतु आज नारी का आत्मविश्वास अडिग है। साधन जब देवयानी के पिता का सामना करने से घबराता है तो साधन को विश्वास दिलाती हुई कहती है, पहले तो डैडी प्रूफ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो मैं उन्हें जवाब दे सकूंगी। बिलीव देवयानी। नाटककार ने नायिका देवयानी के अडिग आत्मविश्वास का यथार्थ चित्रण किया है। साधारणतया पुरुष स्त्री को तरह तरह नाम से पुकारते हैं, कभी कभी तो उनके लिए अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं। स्त्री के मन में अगर पति के लिए इस प्रकार के विचार आते भी हैं तो वो कभी उसे व्यक्त नहीं करती, किंतु आज की आधुनिक नारी पुरुष के समान ही अपने विचारों को व्यक्त करती है। मैं केवल देवयानी जैसी लगती हूँ और किसी जैसी लग ही नहीं सकती। और चाय पीते हुए कहती हैं, लेकिन तुम एकदम परंपरागत दकियानुस सिर पीटे हस्बैंड यानी पानी की तरह लगने लगे हो। एक अन्य स्थान पर देवयानी साधन को बताती है कि उसने माँ पिताजी को तार द्वारा विवाह की सूचना दे दी और सरला को इस घर का पता भी दे दिया है। तो साधन उससे कहता है कि तुमने गलती की है देवयानी। तो वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर देती हैं, मैंने जो किया ठीक किया है, कोई गलती नहीं की है। वेच नाटक में नाटककार ने नायिका के माध्यम से नारी में बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दर्शाया है। एक अन्य स्थान पर देवयानी साधन से कहती हैं, याद रखो साधन, देवयानी वहाँ लौटकर कभी नहीं जाती जहाँ से उठकर वो आती है। इस प्रकार रमेश बख्शी ने अपने नाटकों में आधुनिक नारी का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें आधुनिक नारी की आक्रोश भरी आवाज़ ने पुरानी रूढ़ियों को अपने पैरों तले रौंद लिया है। रंगमंच की दृष्टि से भी यह नाटक अत्यंत सफलतापूर्वक मंच पर खेलने योग्य है। इस प्रकार रमेश बख्शी ने आधुनिक महिला से जुड़ी हुई अनेक प्रश्नों के लिए एक प्रश्न के रूप में और प्रश्न पूछने के लक्ष्य में, जिस प्रकार अगर प्रश्न पूछना प्रारंभ करें तो
उस महिला की क्या स्थिति होगी, इसके एक उदाहरण के रूप में देवयानी के माध्यम से देवयानी का कहना है, मैं आधुनिक महिला की सोच को एक रूप देकर देवयानी के माध्यम से चित्रित किया है। और इस व्याख्यान से संबंधित, इस विषय से संबंधित आप सुनने के बाद या देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है। धन्यवाद।